हाँ तो प्यारे बच्चों, मैं मनीष सोनी आज एक बार पुनः आप लोगों के बीच आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल MKS क्लासेस के माध्यम से सभी छात्रों का हृदय से स्वागत करते हैं। बहुत दिन बाद आप लोगों का स्वागत कर रहे हैं क्योंकि अभी तक हम कहीं बाहर थे और अब घर आ गए हैं। तो घर आने का मतलब कुछ दिन के लिए आए हैं, एक प्रकार से मायके आए हैं, ये समझ कर चलिएगा। फिर चले जाएंगे अपने अड्डे पर। तो आज हम लोग शुरू करेंगे और आप लोग को पता होगा कि सर जी क्या पढ़ाने वाले हैं, क्योंकि बच्चे जान चुके हैं। हम शुरू करेंगे वेक्टर, क्लास 12th के लिए वेक्टर, और ये अध्याय 10 है, वेक्टर अलजेब्रा। ठीक है ना। अब ये समझिए कि 5 नंबर बोर्ड में इससे आना तय है और 5 नंबर वो आपका आज से हो जाएगा। आपका हक आज से बन गया कि अब वो आपका ही 5 नंबर है। तो आइए चलते हैं, बहुत ही लाजवाब तरीके से इसकी पेशकश करते हैं। ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, हमने कुछ लिखा है, थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन समझ लीजिए बेटा, कि जो सदिश बीजगणित है, ठीक है ना, वो आयरिश के गणितज्ञ हैं जिनका नाम विलियम रोबिन हैमिल्टन है। ठीक है ना, हैमिल्टन भाई बाहर के हैं, थोड़ा सा नाम अटपटा लग रहा होगा, बस इतना आप जाने रहिए केवल और केवल भूमिका के तौर पर कि हाँ इसका थोड़ा सा कहाँ के गणितज्ञ भैया, आयरिश के हैं, और उनका नाम क्या था, विलियम रोबिन हैमिल्टन। ठीक है ना। तो ये सदिश बीजगणित के जन्मदाता हैं, इन्होंने ही जन्म दिया। अब ध्यान दीजिएगा, हमें क्या क्या पढ़ना है पहले हम उसके बारे में जान लेते हैं। चूंकि आज मेरा ये पहला दिन है सदिश के लिए, तो पहले हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में ही जानेंगे, खास तौर पर बेसिक डिफिनीशन जानेंगे। और हम क्लास 11th में भी कहीं ना कहीं फिजिक्स के अंतर्गत चैप्टर नंबर 5 में इस चीज़ को हम पढ़ चुके हैं। तो अगर वहाँ पढ़े होंगे बढ़िया से तो यहाँ तो समझ लीजिए आपके लिए वरदान साबित हो जाएगा। लेकिन चिंता ना करिएगा, जो नहीं पढ़े हैं वो भी आज पढ़ करके ही जाएंगे, क्योंकि मैंने वादा किया है आपको सिखाने का, 5 नंबर वो आपका ही है। आइए, जिसमें से हमने पहला हेडिंग लिखा अदिश राशि, इसकी अंग्रेजी स्केलर क्वांटिटी है, तो अदिश को स्केलर भी कहा जाता है। तो अब देखते हैं पहले अदिश राशि किसे कहते हैं। बचपन से पढ़ते आए हैं, अदिश वे सभी राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती, अदिश राशि कहलाता है। जैसे द्रव्यमान, आप किराने की दुकान पर गए चीनी खरीदने के लिए, अब ये थोड़ा ना कहेंगे कि पूरब दिशा में 2 किलो हमें चीनी दे दीजिए। ये नहीं कहेंगे कि भैया ये बताइए समय कितना हो रहा है, तो कहा 2 बज रहा है भैया। अब 2 बज रहा है, कहिए भैया पूरब दिशा में बताइए कितना बज रहा है। अरे भाई 2 तो बज रहा है। अरे दिशा बदलने से क्या टाइम बदल जाएगा यार, नहीं, उसका परिमाण 2 का 2 ही रहेगा। आप दिशा चाहे जहाँ हो जाइए, पूरब में हो जाइए, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, जहाँ भी होना हो जाइए, लेकिन वो 2 का 2 ही बचेगा। मतलब समय एक राशि है और उस राशि का मात्रक क्या है, सेकंड है। मतलब समय हमारा एक अदिश राशि है। ठीक उसी प्रकार से हमने बताया आपको पहले द्रव्यमान, द्रव्यमान भी एक कौन सी राशि है बेटा, अदिश राशि है। तो जिसमें केवल और केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, अदिश राशि कहलाता है। अगर इसका हम कुछ एग्जाम्पल ले लें बेटा, तो लंबाई से संबंधित कुछ भी होगा। अब लंबाई से संबंधित क्षेत्रफल भी होगा, आयतन भी होगा। तो अगर लंबाई हमारा अदिश राशि है बेटा, तो हमारा क्षेत्रफल भी कौन सी राशि होगा, अदिश राशि होगा। अब कहेंगे सर जी फिजिक्स में तो पढ़ाया गया क्षेत्रफल एक सदिश राशि है, लेकिन वहाँ एक दिशा दिया गया है जो कि उस सरफेस के परपेंडिकुलर लंबवत था बेटा। लेकिन यहाँ हम दिशा की बात नहीं कर रहे हैं, कि दिशा नहीं है। सपोज करिए खेत है, उस खेत का क्षेत्रफल होगा तो लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई भी अदिश है, चौड़ाई भी अदिश है, तो उसका जो संयुक्त होगा वह भी अदिश ही होगा। आयतन भी एक कौन सी राशि है बेटा, अदिश राशि है। अगला एग्जाम्पल, द्रव्यमान मान लीजिए, समय मान लीजिए, कार्य मान लीजिए, ये सब कौन सी राशि हैं, अदिश राशि हैं। तो अदिश का नाम आज से भूल जाइए, क्योंकि अब हमें जो कुछ भी पढ़ना है अबाउट टू वेक्टर पढ़ना है। क्यों पढ़ना है, वेक्टर हमारा खास है और स्केलर हमारा बहुत पुराना साथी हो चुका है। मतलब बचपन से ही हम बीजगणितों को जोड़ते हुए, घटाते हुए, गुणा करते हुए, भाग करते हुए चले आए हैं,
लेकिन सदिश का हम लोग क्लास 11 से यूज करना सीखे हैं, क्योंकि हाँ, जिस प्रकार से बीजगणितों का जोड़ घटाना गुणा भाग होता है, ठीक उसी प्रकार सदिशों का भी जोड़ घटाना होता है। और हम 11 से ही पढ़ना स्टार्ट किए थे और हमारा चैप्टर है वेक्टर, तो इसलिए पूरी बात हम वेक्टर के सामने ही करेंगे। तो कोई आपसे पूछे अदिश राशि तो आप कह दीजिएगा प्यारे प्यारे कि वे सभी राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, सदिश राशि कहलाता है। इतनी बात क्लियर हो गई। अगला हेडिंग आता है सदिश राशि, जिसका अंग्रेजी होता है वेक्टर क्वांटिटी। अगर हम देखें सदिश, सदिश का अगर संधि विच्छेद करेंगे ना लाल, तो स धन दिश, तो इसमें क्या होगा, स माने होता है साथ में हो दिशा, साथ में हो दिशा, किसके साथ में होगा, परिमाण के साथ, परिमाण के साथ। तो वे सभी राशियां जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है सदिश राशि कहलाता है। क्या कहलाता है, सदिश राशि। जैसे अगर हम बात करें विस्थापन के बारे में, विस्थापन का ही संबंध वेग से है, वेग का ही संबंध त्वरण से है, त्वरण का ही संबंध बल से है और बल का ही संबंध आवेग से है। ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि वे सभी राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ, परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, ऐसी राशि क्या कहलाती हैं, सदिश राशि कहलाती हैं। एग्जाम्पल स्वरूप बताया, विस्थापन, वेग, त्वरण, बल और ये इत्यादि हो गया। इतनी बात सबको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद आता है, ठीक है ना, सदिश राशियों का निरूपण। सदिश राशियों का निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। देखिए हम किसी सदिश राशि का निरूपण कैसे करते हैं, इस चीज़ को भली भांति समझ लेते हैं, यहीं से आपको समझना है। सदिश राशियों का निरूपण, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक तीर है, और तीर तो आप लोग देखे ही होंगे बहुत अच्छे से, रामायण देखते होंगे, और उसमें राम और उसके बाद में रावण, मेघनाथ, लक्ष्मण सब खेलते हैं, खेलते मतलब युद्ध करते हैं। अंतिम चरण में युद्ध राम और रावण करते हैं, युद्धम महायुद्धम। देखिए क्या होने वाला है, होने वाला वही है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ से राम है और यहाँ से भैया हमारे कौन है, रावण जी हैं। अब राम जी ने धनुष छोड़ा तो किसे की ओर छोड़ा, रावण की ओर छोड़ा। तो कैसे हम जान पाए कि रावण की ओर छोड़ा, ये बताया। तो इसमें जो है इसके, इसको हम नोक कहते हैं, बाणाग्र की नोक कहते हैं, और ये इसका क्या होता है बेटा, लंबाई होता है। ये बाण की लंबाई होती है, और बाण की ये क्या है, लंबाई, और ये क्या है, ये नोक है। नोक बताता है दिशा, नोक क्या बताता है, दिशा, और जो बाण की लंबाई होती है वो क्या बताता है, परिमाण। तो किसी सदिश राशि का निरूपण एक तीर के द्वारा करते हैं, किसी सदिश राशि का निरूपण एक तीर के द्वारा करते हैं, जिसमें तीर की लंबाई उस राशि के परिमाण को तथा उसकी नोक उसके दिशा को बतलाती है या प्रदर्शित करती है। बात समझ में आ रहा है ना। सपोज करिए आपके पास वेक्टर ए यही है, तो ये ठीक है ना, ये एक वेक्टर है, ठीक है ना। इस वेक्टर को हम शॉर्टकट में ऐसे दिखाएंगे, कोई राशि सदिश है तो उसके ऊपर हम लोग क्या लगा देते हैं भैया, एक एरो लगा देते हैं, एक तीर लगा देते हैं, जिसमें से ये इसका परिमाण बताता है और ये इसकी क्या बताती है, दिशा। तो परिमाण आ गया, दिशा आ गया, तो सिचुएशंस में वो क्वांटिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इतनी बात तो सबको समझ में आ गई। चलिए आगे चलते हैं। तो सदिश राशियों का निरूपण हो गया। अब सदिश राशि का संकेतन ध्यान दीजिएगा। हम नेशंस ऑफ वेक्टर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि हम किसी सदिश राशि को कैसे प्रदर्शित करते हैं, कैसे निरूपित करते हैं। आइए संकेत के द्वारा देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक वेक्टर ए है, तो वेक्टर ये है, ठीक है ना, एक वेक्टर ए है। तो इतना सारा लिखना से अच्छा है, ठीक है ना, इसको हम एक नेशन के द्वारा, एक प्रतीक के द्वारा, एक सिंबल के द्वारा ये कर सकते हैं, या इसको आप
एकदम गाढ़े रंग से करेंगे, लेकिन ये गाढ़ा रंग जो है असुविधा होता है, 2-3 बार कलम चलाना पड़ता है, नहीं ये अच्छा नहीं लगता है। हालांकि ये भी सही है, बुक में ये भी लिखा गया है और इसका भी यूज होता है, लेकिन आम तौर पर 99% जो बच्चे यूज करते हैं ये यूज करते हैं, जो कि पूर्ण रूप से सत्य है। तो किसी सदिश राशि का संकेतन हम उस राशि को लिखते हैं और उस राशि के ऊपर एक क्या लगा देते हैं, तीर लगा देते हैं, वही सदिश राशि का क्या हो जाता है भैया, संकेतन हो जाता है। इतनी बात समझ में आ गया ना। मतलब कोई सदिश होगा उसको शॉर्टकट में हम उसके ऊपर तीर लगा देंगे और वही तीर बताता है कि वह राशि सदिश है। अगर ऐसे लिख दिए तो ये केवल और केवल परिमाण इसमें है, इसमें केवल क्या है, परिमाण। तो अगर केवल परिमाण है तो ये कौन सी राशि हो जाएगी आपकी, अदिश। इसमें परिमाण भी है और दिशा भी है, इसलिए कौन सी राशि हो जाएगी ये आपके पास, सदिश। तो अदिश के ऊपर कोई तीर नाम का जिक्र नहीं किया जाता है, लेकिन अगर कोई राशि सदिश है तो उसके ऊपर हम एक तीर लगा देते हैं। इतनी बात हो गई। इसके बाद अगला चीज हमारे पास आता है मापांक या मॉडुलस आता है। ये समझना बहुत ही, ठीक है ना, अच्छा होगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। मॉडुलस क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर ये है जिसका परिमाण कितना होगा, जिसका परिमाण ए है। अब इसी चीज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना, जिसका परिमाण ए है, तो इसको हम वेक्टर ए का परिमाण को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसको हम दो, ठीक है ना, खड़े खड़े स्तंभों के बीच भी रख सकते हैं। इसी को हम लोग मॉडुलस कहते हैं। क्या कहते हैं, मॉडुलस ऑफ वेक्टर। ये इसकी अगर डिफिनीशन के बारे में बात करें तो आप लिख सकते हैं, इसका डिफिनीशन आपकी बुक में दिया है, आइएगा ध्यान दीजिएगा। इसका आप लिख लेंगे, वह धन संख्या, ठीक है ना, इसकी डिफिनेशन में बोल दे रहा हूं, वह धन संख्या जो किसी सदिश के परिमाण के माप को प्रकट करती है, वह धन संख्या जो किसी सदिश के परिमाण की माप को प्रकट करती है, उस सदिश का मापांक या मॉडुलस कहलाता है। और इसे हम इससे प्रदर्शित करते हैं। लिखना हो तो लिख लीजिए, मान लिया एक सदिश वेक्टर ए है, या मान लिया एक सदिश वेक्टर ये है, यही लिखना। मान लिया एक सदिश वेक्टर ये है जिसका परिमाण ए है, जिसको हम दूसरे भाषा में मॉडुलस ऑफ वेक्टर ये भी कह सकते हैं। ये एक धन संख्या होगा, ठीक है ना, क्या होगा, धन संख्या। इसमें केवल परिमाण है, भले ये दो स्तंभों में लिखा है, चाहे इसको ऐसे लिखो चाहे इसको ऐसे लिखो, बात इक्वल है। अगला आइए, अगला आता है सदिशों के प्रकार। सदिशों के प्रकार, जिसमें से अंग्रेजी इसकी टाइप्स ऑफ वेक्टर, ये कितने प्रकार के होते हैं ध्यान दीजिएगा। समान सदिश, पहला आता है इक्वल वेक्टर। समान सदिश, ऐसे दो सदिश जिसका परिमाण व दिशा समान हो, समान सदिश कहलाता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, ये वेक्टर ये मान लीजिए, ये वेक्टर बी मान लीजिए। इनका परिमाण जो है वही इसका परिमाण है। मान लो इसका परिमाण 2 मात्रक है और इसका भी परिमाण मान लीजिए 2 मात्रक है। सपोज करिए ये भी पूरब दिशा में जा रही है, ये भी पूरब दिशा में जा रही है। तो ऐसे दो सदिश जिसका परिमाण और दिशा समान हो क्या कहलाता है, समान सदिश। अर्थात वेक्टर ये बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर बी हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अगला हेडिंग आता है विपरीत सदिश। विपरीत में क्या होता है, ठीक है ना, ऐसे दो सदिश जिसका परिमाण तो समान किंतु दिशा विपरीत हो, विपरीत सदिश कहलाता है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक वेक्टर ये है और सपोज करिए एक वेक्टर आपके पास ये है। अब जो इसका परिमाण है, सपोज करिए इसका परिमाण 2 मात्रक है और इसका भी परिमाण 2 मात्रक है, ठीक है ना। तो दोनों के परिमाण क्या हैं, समान है।
और दिशाएं विपरीत हैं, एक पूरब में है तो दूसरा पश्चिम में है, तो हमने क्या कहा, ऐसे दो सदिश जिसका परिमाण क्या हो, समान हो किंतु दिशा विपरीत हो, तो इस प्रकार के सदिश हमारे क्या कहलाते हैं, विपरीत सदिश कहलाते हैं। इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर ए बराबर माइनस में वेक्टर बी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर दिशा विपरीत होगी तो माइनस के बराबर होंगे। बात समझ में आ रहा है ना। अगर दिशा बराबर होती तो ये क्या होता, ऐसे प्लस में होता, लेकिन एक प्लस में रहेगा दूसरा किस में रहेगा, माइनस में। हाँ, इसको भी ऐसे कर सकते हैं, मतलब आप माइनस चाहे इसको लगाइए चाहे इसको लगाइए, बतिया इक्वल है। अच्छा ये ध्यान दीजिएगा, ये सपोज करिए माइनस है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और उस सिचुएशन में कितना मिल जाएगा आपको, 0 मिल जाएगा। मतलब दो विपरीत सदिशों का योगफल क्या होता है, 0 होता है। अब आइएगा, इसके बाद आता है आपके पास एकक सदिश। अच्छा, एकक को हम एकांक सदिश भी कह सकते हैं। आइए इसको समझते हैं, सबसे महत्वपूर्ण यही है एकक सदिश, जिसे हम एकांक सदिश कहते हैं। आइए समझते हैं, इसका परिभाषा लिखें अगर, तो एक ऐसा सदिश जिसका परिमाण एक हो, एकांक सदिश कहलाता है। क्या कहलाता है, एकांक सदिश कहलाता है। हमने क्या कहा, एक ऐसा सदिश जिसका परिमाण एक हो, एकांक सदिश कहलाता है। चलिए आइए समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक हमारे पास तीर है या कुछ भी है, मान लीजिए सदिश राशि है, इसका सपोज करिए मात्रक 5 मात्रक है। कितना है, 5 मात्रक। मान लीजिए एक वेक्टर ये है जिसका मात्रक कितना है, इसका परिमाण 5 मात्रक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको 5 बराबर भागों में बांट दे रहे हैं, ठीक है ना। 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 1 2 3 4, चलिए 4 ही मान लेते हैं। तो अब ध्यान दीजिएगा, ऐसे 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 और ऐसे, इसे हम लोग कैप से प्रदर्शित करते हैं। तो ये बताइए इसका कितना मात्रक होगा, 1 मात्रक। ये भी कितना होगा, 1 मात्रक। ये भी कितना होगा, 1 मात्रक। ये कितना होगा, 1 मात्रक, क्योंकि इसको हमने 4 बराबर भागों में बांट दिया। अच्छा ये पूरा कितना था, वेक्टर ये था, तो ये हो जाएगा A कैप, A कैप, A कैप, और कितना हो जाएगा, A कैप। अगर इसको हम जोड़ दें तो वेक्टर ये किसके बराबर चाहिए, वेक्टर मतलब A कैप, A कैप। तो अब हो जाएगा वेक्टर A बराबर 4A कैप हो जाएगा ना। अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ से अगर देखा जाए कैप रहेगा। अगर A कैप का मान निकालना हो तो ये बताइए, वेक्टर A 4 का गुणा है तो 4 का क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। अच्छा इसके बाद इसको मैं लिख सकता हूँ वेक्टर A बाई 4 को, 4 क्या है, एक अदिश राशि है ना। अगर 4 एक अदिश राशि है तो इसको हम मॉडुलस ऑफ ये लिख सकते हैं, मतलब जो A कैप होगा वो वेक्टर A बाई मॉड ये, मॉडुलस ऑफ ये होगा। मतलब एकांक सदिश का जो मान हो रहा है वो उस सदिश राशि का और उसके परिमाण के अनुपात के क्या है, बराबर है। इतनी बात समझ में आ गया है ना। मतलब एकांक सदिश जो है वो वेक्टर ए बाई मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए के बराबर होगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी। मतलब कोई पूछे एकांक सदिश तो आप कहिएगा सर जी एक ऐसा सदिश जिसका परिमाण 1 होता है, एकांक सदिश कहलाता है। और इसे हम A कैप से, अगर वेक्टर ए है तो A कैप से, वेक्टर B है तो B कैप से, वेक्टर C है तो C कैप से, वेक्टर D होगा तो D कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। इतनी बात तो सबको समझ में आ गई। अच्छा एकांक ये भी हो गया। शून्य सदिश, देखिए शून्य सदिश में क्या होता है, एक ऐसा सदिश जिसका परिमाण शून्य हो, एक ऐसा सदिश जिसका परिमाण क्या हो, शून्य हो, शून्य सदिश कहलाता है। परिमाण शून्य होने का मतलब है ना तो उसकी कोई लंबाई हो ना तो उसकी कोई चौड़ाई हो। तो बताओ वह कौन सा ऐसा चीज़ होता है, ना तो उसकी लंबाई होती है ना तो उसकी चौड़ाई होती है। तो एक बिंदु का
एक बिंदु का ना तो कोई लंबाई होता है ना तो कोई चौड़ाई होता है, उस सिचुएशंस में इसका परिमाण शून्य है तो एक शून्य सदिश होगा, इसकी दिशा स्वच्छ है। इतनी बात समझ में आ गई। अगला अगर हम बात करें समरेख या समांतर सदिश। समरेख या समांतर में क्या है बेटा कि केवल और केवल दिशा इसकी समान हो सकती है, परिमाण समान नहीं हो सकता है। जैसे मान लीजिए एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, तो जो दिशा इसकी है वही दिशा इसकी है, लेकिन परिमाण क्या है, अलग अलग है। दो समान सदिश समरेख या समांतर सदिश हो सकते हैं। बात समझ में आ रहा ना। अगर इसी चीज को हम ऐसे कर दे तो ये समांतर भी हो जाएगा। इस समांतर का मतलब क्या है, दोनों के बीच की दूरी समान हो, ठीक है, दोनों बीच की दूरी क्या हो, समान हो, तो ये समान हो जाएगा। अगर हम समांतर का मतलब ये हो गया कि इनके बीच की दूरी हर जगह समान हो और दिशा इक्वल हो, तो ऐसे सिचुएशंस में ये और ये हमारे समरेख या समांतर सदिश कहलाते हैं। चलिए अगले बात करते हैं। अगला जो बात हमारा है बेटा वो स्थित सदिश है, जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं पोजीशन वेक्टर। क्या कहते हैं, पोजीशन वेक्टर। ये समझ लीजिए कि इस चैप्टर का सबसे बड़ा मक्खन मलाई इसी से मिलेगा। अगर ये समझ में आ गया तो चैप्टर तो समझ लीजिए कि आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा, लेकिन अगर ये नहीं समझ में आए तो कभी नहीं समझ में आएगा। देखिए इसमें कौन कौन इंपॉर्टेंट सबसे था, मापांक या मॉडुलस ठीक था, एकक सदिश ठीक था और स्थित सदिश, यही तीन मेन थे और सबसे बड़ा यही है। अगर ये समझ में आ गया तो सब समझ में आ गया। तो चलिए पहले इसके डिफिनीशन लिख देते हैं हम। किसी मूल बिंदु, देखिए इसकी डिफिनीशन यही लिख दे गए हम। किसी मूल बिंदु O के सापेक्ष, किसी मूल बिंदु O के सापेक्ष किसी बिंदु, अब देखिए किसी बिंदु, तो किसी बिंदु को आप नाम दे सकते हैं। किसी बिंदु P की स्थिति को, किसी बिंदु P की स्थिति को सदिश वेक्टर OP से प्रकट किया जाता है। वेक्टर OP को O के सापेक्ष बिंदु P का स्थिति सदिश कहते हैं। ये डिफिनीशन है। आइए इसको हम बहुत आसान भाषा में कन्वर्ट करते हैं। किसी मूल बिंदु O के सापेक्ष किसी बिंदु P की स्थिति को सदिश OP से प्रकट किया जाता है। वेक्टर OP को O के सापेक्ष बिंदु P का स्थित सदिश कहलाते हैं। किसी मूल बिंदु O के सापेक्ष, सपोज करिए एक बिंदु यहाँ है, इस बिंदु को नाम O देते हैं। किसी मूल बिंदु, ये मूल बिंदु हो गया, इसका नाम क्या कर दे, मूल बिंदु। किसी मूल बिंदु O के सापेक्ष किसी बिंदु P की स्थिति को, किसी बिंदु P की स्थिति को, ठीक है ना, किसी बिंदु P की स्थिति को, मतलब ये जो होगा, किसी बिंदु P की स्थिति को सदिश, ठीक है ना, वेक्टर OP से प्रकट किया जाता है। वेक्टर OP को O के सापेक्ष बिंदु P का स्थित सदिश कहते हैं। इस बिंदु P का स्थित सदिश क्या है, इस मूल बिंदु O के सापेक्ष है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे बेटा, इसे हम स्थित सदिश कहेंगे कि ये पोजीशन वेक्टर किसके रिस्पेक्ट में है, O के रिस्पेक्ट में है। आइए इसी को हम और अच्छे समझते हैं। आपके एग्जाम्पल, आपके बुक के एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग कह रहा है। जैसे मान लेते हैं एक फिगर है, चलिए इसको O नाम दे दे, इसको A नाम दे दे, इसको B नाम दे दे, और इसके बाद में कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा है और कुछ ऐसा है। ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए हमको यहाँ से यहाँ जाना है, तो आप यहाँ गए, फिर आप यहाँ गए, तो अब विस्थापन क्या कहता है कि हम यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ क्यों जाए,
हम डायरेक्टली यहाँ से यहाँ चले जाएं ना, मतलब OA धन AB बराबर OB। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम AB का मान निकालना चाहें तो हो जाएगा वेक्टर OB प्लस है तो माइनस हो जाएगा वेक्टर OA, सबका बाप यही है। इसका क्या मतलब है, अंतिम माइनस प्रारंभिक। विस्थापन क्या होता है, अंतिम और प्रारंभिक स्थितियों के बीच के अंतर को ही उसका क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। दूसरे भाषा में अगर देखा जाए, मतलब अगर यहाँ AB है तो AB को वेक्टर OB माइनस वेक्टर OA लिखे हैं, और अगर यहीं वेक्टर BA होता तो हम लिखते क्या, ये OB क्या है, B की स्थित सदिश है, किसके रिस्पेक्ट में, O के रिस्पेक्ट में। ये A का स्थित सदिश है, किसके रिस्पेक्ट में, O के रिस्पेक्ट में। मतलब वेक्टर BA को लिख सकते हैं A की स्थिति सदिश, A की स्थिति सदिश माइनस B की स्थिति सदिश। मतलब इसको अगर मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखें तो वेक्टर BA को लिख सकते हैं वेक्टर OA। इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा कि जो वेक्टर BA है इसको हम लिख सकेंगे क्या, A की स्थित सदिश माइनस B की स्थित सदिश। मतलब वेक्टर BA को हम वेक्टर OA माइनस वेक्टर OB लिख सकते हैं। भैया इस प्रकार से हमने इस चीज़ को ख़त्म किया। अब हम आपको अगले वीडियो में अगला क्लास प्रोवाइड करेंगे, इसमें प्रश्नावली 10 ये स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। ये हमारा आज बेसिक क्लास था, जो इसको देख लिया होगा वो आगे चल करके बहुत अच्छे समझेगा, और जो नहीं देखेंगे डायरेक्टली प्रश्नावली देखेंगे तो उसके लिए कोई हमारे पास वो व्यवस्था नहीं है। धन्यवाद।